व्याख्यान 13। व्याख्यान 13। स्वप्नों में अति प्राचीन और शास्त्रीय विशेषताएं। अब हम अपने इस निष्कर्ष से फिर नए सिरे से आगे बढ़ते हैं कि सेंसरशिप या काट छांट के प्रभाव से स्वप्न तंत्र गुप्त स्वप्न विचारों को दूसरे रूप में बदल देता है। ये विचार उसी तरह के होते हैं जैसे जागृत जीवन के सुपरिचित चेतन विचार। वे जिस नए रूप में प्रकट होते हैं वह अपनी बहुत सी विशेषताओं के कारण हमें समझ में नहीं आता। हम कह चुके हैं कि इसका विकास हमारे बौद्धिक परिवर्तन की उन अवस्थाओं से है जिनसे हम बहुत आगे बढ़ आए हैं, अर्थात चित्रलिपियों, प्रतीकात्मक संबंधों और संभवतः उन अवस्थाओं से है जो विचार की भाषा का विकास होने से पहले मौजूद थी। इस कारण हमने स्वप्न तंत्र द्वारा प्रयुक्त अभिव्यक्ति के व्यापकार को अति प्राचीन या प्रतिगामी कहा था। इससे आप यह नतीजा निकाल सकते हैं कि स्वप्न तंत्र का अधिक गहरा अध्ययन करके हमारे बौद्धिक परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में, जिनका इस समय कुछ भी पता नहीं है, मूल्यवान निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मुझे आशा है कि यही होगा, पर इसका यत्न नहीं किया गया है। स्वप्न तंत्र में हम जिस युग में पहुंचा स्वप्न तंत्र हमें जिस युग में पहुंचाता है वह दो दृष्टियों से आदिम है। प्रथम तो उसका अर्थ है व्यष्टि अर्थात मनुष्य के आरंभिक दिन अर्थात उसका बचपन, और दूसरे जहां तक यह बात है कि प्रत्येक व्यक्ति बचपन में कुछ संक्षिप्त रूप में मानव मूल वंश के परिवर्धन के सारे क्रम को दोहराता है। वहां यह निर्देश जाति चरित्र या वंशवत का फाइलोजेनेटिक वंशवृत्त का निर्देश है। मैं इस बात को असंभव नहीं मानता कि हम गुप्त मानसिक प्रक्रमों के उस भाग में जो व्यष्टि के आरंभिक दिनों से संबंध रखता है और उस भाग में जिसकी जड़ मूल वंश के बाल्यकाल में है, भेद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीकात्मकता को जो अभिव्यक्ति की ऐसी रीति है जो कि कभी भी व्यष्टि द्वारा नहीं सीखी गई मूल वंश की देन माना जाना चाहिए। स्वप्नों में परंतु स्वप्नों की एक अति प्राचीन या पुरानी विशेषता नहीं होती। आप सब अनुभव से यह जानते हैं कि हम सब में बचपन का स्मृति नाश एमनेसिया होता है। मेरा मतलब यह है कि जीवन के आरंभिक अर्थात 5, 6 या 8 वर्ष की आयु के दिनों के हमारी स्मृति में वैसे अवशेष नहीं रहते जैसे कि बाद के अनुभवों के। यह ठीक है कि हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बचपन से आज तक लगातार स्मृति का दावा कर सकते हैं, पर उनकी तुलना में इसके विपरीत बहुत आदमी हैं जिनकी स्मृति में बहुत से खाली स्थान हैं। मेरी राय में इस पर काफी आश्चर्य नहीं पैदा हुआ। जो 2 वर्ष की आयु का बच्चा अच्छी तरह बोल सकता है और शीघ्र ही यह सिद्ध कर देता है कि वह अपने आप को ऊर्जनदार मानसिक स्थितियों के अनुकूल बना सकता है, और इसके अलावा ऐसी बातें कहता है जो वर्षों बाद उसके सामने पेश किए जाने पर वह स्वयं भूल जाता है। और फिर भी आरंभिक वर्षों में स्मृति अधिक दक्ष होती है क्योंकि उस समय उस पर उतना बोझा नहीं होता जितना बाद में हो जाता है। दूसरे यह समझने का कोई कारण नहीं है कि स्मृति का कार्य मानसिक व्यापार का कोई विशेष रूप से ऊंचा या कठिन रूप है। इसके विपरीत उन लोगों में ही बहुत अच्छी स्मृति शक्ति हो सकती है जो बुद्धि की दृष्टि से बहुत नीचे धरातल पर है। पर मैं पहली विशेषता के आधार पर आश्रित एक दूसरी विशेषता की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वह यह है कि मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा। आरंभिक वर्षों की कुछ विस्मृति में कुछ स्पष्ट रूप से रखी हुई स्मृतियां निकल आती हैं जो अधिकतर सुघट्य प्रतिबिंबों के रूप में होती हैं जिनके बने रहने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं मालूम होता। बाद के जीवन में जो अनेक संस्कार पड़ते हैं उन पर स्मृति वह अर्थात छटाई की प्रक्रम से कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण को रख लेती हैं और महत्वहीन को छोड़ देती हैं। पर बचपन से याद बातों के बारे में यह स्थिति नहीं है। वास्तव में वे बातें बचपन के महत्वपूर्ण अनुभवों को सूचित करती हैं। यहाँ तक कि बहुत बार वे
बेकार मालूम पड़ती हैं। ऐसी भी चीजें नहीं होती जो बच्चे के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मालूम हुई हों, बल्कि प्रायः अपने आप में इतनी तुच्छ और अर्थहीन होती हैं कि हम अपने आप से आश्चर्य के साथ यही पूछ सकते हैं कि यह विशेष घटना भूली क्यों नहीं। मैंने विश्लेषणों की मदद से बचपन के स्मृति नाश की ओर उसमें से दिखने वाली स्मृति खंडों की समस्या हल करने की कोशिश की है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि चाहे इसके विपरीत कोई भी प्रमाण हो, पर असलियत यह है कि बड़ों की तरह बच्चा भी महत्व की बातें ही स्मृति में कायम रखता है, पर जो महत्वपूर्ण है वह संघनन के और विशेष रूप से विस्थापन के। जिन इन ऐसा संभव है कि प्रिय व्यक्ति किसी और का मिथ्या या मायात्मक स्थानापन्न हो, परंतु इस स्थिति से आपके मन में एक और गंभीर सवाल पैदा होगा। ये एक दूसरे तरह का स्वप्न के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आप कहेंगे, यद्यपि मृत्यु की यह इच्छा किसी सर्व सचमुच थी और स्मृति से इसकी पुष्टि होती है, पर यह कोई सच्ची व्याख्या नहीं है। अभी हमने बच्चों की बातों को साइड कर दिया। अब हम वापस अपने मृत्यु वाले डिस्कशन पर आ गए हैं, क्योंकि अब इस इच्छा को हुए बहुत समय हो चुका है और इस समय यह निश्चित रूप से अचेतन में एक स्मृति के रूप में ही रह जाती है, जिसका भावात्मक मूल्य कुछ भी नहीं है और एक शक्तिशाली उत्तेजक कारक के रूप में नहीं रह सकती। इस पिछली कल्पना के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। स्वप्न में कोई इच्छा याद ही क्यों आती है? यह प्रश्न पूछना सचमुच आपके लिए उचित है। उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए हम बहुत दूर पहुंच जाएंगे और हमें स्वप्न सिद्धांत के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपनी स्थिति प्रकट करनी होगी, पर मुझे अपने विवेचन की सीमाओं में रहना है और इस प्रश्न पर अभी विचार करने का प्रलोभन छोड़ना होगा। इसलिए फिलहाल आप इसे यहीं छोड़ने को तैयार हो जाएं। हमें इस वास्तविक प्रमाण से ही संतोष कर लेना चाहिए कि बहुत समय से दबी हुई इस इच्छा के कारण ही स्वप्न का पैदा होना सिद्ध किया जा सकता है, और हमें इस प्रश्न की जांच जारी रखनी चाहिए कि क्या अन्य दूषित इच्छाओं का मूल भी इसी तरह पीछे की घटनाओं में तलाश किया जा सकता है। हम मृत्यु इच्छाओं पर विचार करते हैं जो अधिकतर हमें स्वप्न दृष्टा के सीमाहीन अहंकार से ही उत्पन्न दिखाई देंगी। इस तरह की इच्छाएं बहुत बार स्वप्नों का आधारभूत कारण दिखाई देती हैं। जब कभी कोई जीवन में हमारे मार्ग में आता है और हमारे पारस्परिक संबंध इतने उलझे हुए होने पर ऐसा कितनी ही बार होता है, तब उस व्यक्ति को दूर करने के लिए तुरंत एक स्वप्न तैयार हो जाता है, चाहे वह पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो या पत्नी। हमें यह आश्चर्यजनक लगती है कि यह दुष्टता मनुष्य मात्र में जन्मजात होती है और बिना प्रमाण के हम निश्चित रूप से यह मानने को तैयार नहीं है कि हमारे स्वप्नों के निर्वचनों का यह प्रमाण सही है। जब एक बार हमने यह देख लिया कि इस तरह की इच्छाओं का मूल अतीत में खोजना चाहिए, तब हमें उस मनुष्य के अतीत में ऐसा समय ढूंढने में कुछ कठिनाई नहीं हुई थी जिसमें ऐसे अहंकार और ऐसी इच्छाओं का होना कोई अजीब बात नहीं, चाहे वह इच्छा अपने इष्ट मित्रों के और प्रियजनों के विरुद्ध हो। अपने आरंभिक वर्षों में जो बाद में विस्मृति के पर्दे में खुल जाती है, छिप जाती है, बच्चा वही व्यक्ति है जो ऐसे अहंकार को बड़े साफ रूप में बहुत बार प्रदर्शित करता है। इस तरह की सुनिश्चित प्रवृत्तियां, या ठीक कहें तो उनके बचे हुए अवशेष उसमें सदा स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। कारण यह है कि बालक अब पहले अपने से प्यार करता है और बाद में दूसरों को प्यार करना और अपने कुछ अहंकार को दूसरों पर कुर्बान करना सीखता है। जिन लोगों से वह शुरू से प्रेम करना मालूम होता है, उनमें से ही वह इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसे उनकी आवश्यकता है और उनके बिना उसका काम नहीं चल सकता, अर्थात यहाँ भी उसका प्रेरक भाव अहंकार। बाद में जाकर ही प्रेम का आवेग अहंकार से अलग होता है। यह अच्छा सा सत्य है कि बच्चे अपने अहंकार के जरिए ही प्रेम करना सीखते हैं। इस सिलसिले में बच्चे का अपने भाइयों और बहनों के प्रति जो रुख होता है और अपने माता पिता के प्रति जो रुख होता है, उन दोनों की तुलना करना शिक्षाप्रद होगा। आवश्यक नहीं कि छोटा बालक
अपने भाइयों और बहनों को प्यार करता है और प्रायः वह यह बात स्पष्ट कर देता है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उन्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता है और उनसे नफरत करता है। और सब लोग जानते हैं कि यह रुख आमतौर से लगातार बरसों अर्थात बच्चे के बड़े हो जाने पर भी बना रहता है। यह ठीक है कि प्रायः उसके स्थान पर एक अधिक कोमल भावना आ जाती है। यह शायद यह कहना ठीक होगा कि यह बात 2.5 से 4 साल तक के बच्चों में उस समय बहुत आसानी से देखी जा सकती है जब कोई नया शिशु पदार्पण करता है। आमतौर से विरोधी भावना अधिक पहले की मालूम होती है। साधारणतः उसका बड़ी अनिच्छा से स्वागत किया जाता है। मुझे यह पसंद नहीं, चिड़िया इसे फिर ले जाएगी। इस तरह की बातें आमतौर से कही जाती हैं। बाद में नए शिशु के आने पर मौके बेमौके नापसंदगी प्रकट की जाती है। उसे चोट पहुंचाने और उस पर सचमुच आक्रमण करने की कोशिशें भी की जाती हैं। यदि आयु में अंतर कम है तो जब तक बच्चे का मानसिक व्यापार अधिक अच्छी तरह परिवर्तित होता है उससे पहले ही प्रतिद्वंदी मौजूद रहता है और वह अपने आप को इस स्थिति के अनुकूल बना लेता है। दूसरी ओर यदि आयु में अंतर अधिक है तो नए शिशु को देखकर पहले बच्चे में कुछ प्रेमपूर्ण भावनाएं पैदा हो सकती। वह उस शिशु को दिलचस्प चीज और एक तरह की जीवित गोलियां समझता है और जब 8 वर्ष या अधिक का अंतर होता है और विशेष रूप से यदि बच्चा बड़ा लड़की है तो रक्षण करने का मातृत्वपूर्ण आवेग तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। पर सच सच कहा जाए तो जब हम किसी स्वप्न में किसी भाई या बहन की मृत्यु इच्छा छिपी हुई देखते हैं तब हमें कभी भी उलझन पैदा नहीं होती क्योंकि बिना बहुत परेशानी के इसका मूल बचपन में या बहुत बार बाद के वर्षों में जबकि वे इकट्ठे रहते थे मिल जाता है। शायद कोई बाल घर नर्सरी ऐसा नहीं होगा जिसे माता पिता का प्रेम प्राप्त करने के लिए हो न लगती हो, उन सब की साझी संपत्ति के लिए मुकाबला ना होता हो और जिस कमरे में वे रहते हैं उसमें जगह घेरने के लिए एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश ना होती हो और इन्हीं के परिणाम स्वरूप मारपीट के झगड़े ना होते हो। यह विरोध भाव छोटे भाइयों और बहनों की तरह बड़ों से भी होता है। मेरा ख्याल है बर्नार्ड शॉ ने भी यह लिखा था, अंग्रेज युवती अपनी माता के बाद दूसरे नंबर पर जिसे घृणा करती है वह उसकी बड़ी बहन है। इस कथन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे कानों को खटकती हैं। हमारी बहनों और भाइयों की आपसी घृणा और मुकाबलेबाजी को समझना बड़ा ही कठिन है, पर घृणा की भावनाएं माता और पुत्री के तथा जनकों और संतानों के संबंध के बीच में कैसे घुस आती है। यह संबंध बच्चों के दृष्टिकोण से भी निसंदेह अधिक अनुकूल है और उसी की हम आशा भी करते हैं। भाइयों और बहनों में प्रेम ना होने का कारण उनको और संतानों में प्रेम ना होना कहीं अधिक बुरा मालूम होता है। यह कहा जा सकता है कि दूसरे के प्रेम को हमने पवित्र मान लिया है जबकि पहले प्रकार के प्रेम को अपवित्र हो जाने दिया है। तो भी रोज के तजुर्बे से हमें यह पता चल जा सकता है कि जनकों और बड़ी उम्र के बालकों में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होती हैं वे बहुधा समाज द्वारा स्थापित आदर्श से नीचे होती हैं और कितनी ही विरोध भावना अंदर ही अंदर सुलगती रहती। यदि पितृभक्ति या मातृभक्ति या अन्य कोमल भावनाओं के विचार से उन्हें दबाया ना जाए तो वे किसी भी समय ज्वाला के रूप में फूट सकती हैं। इस विरोध के प्रयोग का सुविदित है। इस विरोध के प्रयोग कारक सुविदित हैं और एक ही लिंग के व्यक्तियों में परस्पर विरोध होने की अर्थात पुत्री का माता से और पिता का पुत्र से विरोध होने की प्रवृत्ति हम देखते हैं। पुत्री को उसकी माता ऐसे हाकिम के रूप में दिखाई देती है जो उसकी इच्छाओं पर रुकावटें लगाती है और जिसका काम यही है वह अपनी पुत्री से यौन आजादी का उतना त्याग कराए जितना समाज चाहता है। कुछ अवस्थाओं में माता भी प्रतिद्वंदी होती है जो उपेक्षित नहीं होना चाहती। यही बात पिता और पुत्र के बीच और भी उग्र रूप में आती है। पुत्र के लिए पिता उन सामाजिक बंधनों का मूर्त रूप है जिन्हें वह बड़ी अनिच्छा से स्वीकार करता है। उसके लिए पिता ही वह व्यक्ति है
बालकपन के यौन आनंदों की, और जब पारिवारिक संपत्ति हो तब उसका सुख भोगने की, उसकी इच्छा पूरी करने के मार्ग में रुकावट बनता है। जब राज सिंहासन का प्रश्न हो तब यह अधीरता दुखदायी तीव्रता तक जा पहुंचती है। पिता और पुत्र या माता और पुत्र का संबंध कम विनाशकारी मालूम होता है। माता और पुत्र का संबंध अपरिवर्तित कोमलता का सबसे शुद्ध उदाहरण है, जिसमें अहंकार की किसी भावना से फर्क नहीं पड़ता। आप पूछेंगे कि मैं ऐसी तुच्छ और हर किसी को ज्ञात बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि लोगों के मनों में यह असंदिग्ध प्रवृत्ति मौजूद है कि वे वास्तविक जीवन में इन बातों के तात्पर्य का निषेध करते हैं और सामाजिक आदर्श जितना वास्तव में पूरा होता है उससे अधिक पूरा होने की बात जाहिर करते हैं। पर अधिक अच्छा यह है कि मनोविज्ञान ही सच्चाई बताए और यह कार्य विश्व निंदक या सिनिक लोगों के लिए न छोड़ दे। यह सच है कि यह सामान्य निषेध सिर्फ वास्तविक जीवन के बारे में किया जाता है, क्योंकि नाटक उपन्यास में ऊपर बताए गए प्रेरक भावों का प्रयोग करने की आ जाती है, जिससे इन आदर्शों को भारी चोट पहुंचती है। इसीलिए यदि अधिकतर लोगों के स्वप्नों से यह प्रकट होता है कि वे अपने जनकों की, विशेष रूप से उस जनक की जो स्वप्न दृष्टा के समान लिंग वाला है, मृत्यु चाहते हैं, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम यह मान सकते हैं कि यह इच्छा जागृत जीवन में भी, कभी कभी चेतना में भी रहती है, यदि वह किसी और प्रेरक भाव के पीछे अपने को छिपा सके। जैसे कि हमारे तीसरे उदाहरण में स्वप्न दृष्टा ने अपने पिता के बेकार कष्ट सहन पर दया के द्वारा अपने वास्तविक विचार को छिपा दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि विरोध भाव अकेला ही बना रहे। अधिकतर यह कोमल भावनाओं के सामने झुक जाता है और वे अंत में इसे अवरुद्ध कर देती हैं, अर्थात दबा देती हैं, और यह प्रभाव रहता है और अंत में स्वप्न मानो इसे अकेले रूप में प्रदर्शित करता है। जिस चीज को स्वप्न इस अकेलेपन द्वारा बढ़ाए गए रूप में दिखाता है, वह तब अपना असली आकार ग्रहण करता है जब उसका निर्वचन स्वप्न दृष्टा के शेष जीवन की दृष्टि से इसे इसका उचित स्थान दे दे। एच मैक्स। पर यह मृत्यु की इच्छा हमें वहां भी दिखाई देती है जहां वास्तविक जीवन में इसका कोई आधार नहीं होता और जहां बड़ी उम्र वाले युवक को कभी भी यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि उसने जागृत जीवन में इसे अपनाया था। इसका कारण यह है कि विरोध का, विशेष रूप से एक ही लिंग वाले जनक और संतान में आपसी विरोध का सबसे गहरा और सबसे आम प्रेरक कारण बालकपन के आरंभिक वर्षों में क्रियाशील हुआ था। मेरा संकेत अनुराग भावनाओं की उस प्रतिद्वंदिता की ओर है जिसमें लिंग संबंधी तत्वों पर स्पष्टता बल होता है। पुत्र जब बहुत छोटा होता है तभी उसमें अपनी माता के प्रति एक विशेष ममता पैदा होने लगती है। वह अपनी माता को अपनी निजी संपत्ति समझता है और पिता को ऐसे प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है जो उस अकेले की उस संपत्ति, उसके इस एकाकी स्वामित्व का विरोधी है। इसी प्रकार छोटी रॉकी अपनी माता को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती है जो उसके पिता के साथ उसके अनुराग के संबंध में बाधा डालती है और ऐसा स्थान घेरे रहती है। वह अनुभव करती है कि मैं स्वयं अच्छी तरह पूर्ति कर सकती हूँ। प्रेक्षकों से पता चलता है कि इन भावनाओं का अस्तित्व कितना पुराना है। इन भावनाओं को हम ऑडिपस ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ऑडिपस की कहानी में पुत्र की स्थिति में पैदा होने वाली इच्छाओं के दो चरम रूप, पिता को मार डालने और माता से विवाह करने की इच्छा, सिर्फ थोड़े से परिवर्तित रूप में पूरे हो सकते हैं। मैं इस बात पर बल नहीं देता कि जनकों और संतानों में जितने संबंध हो सकते हैं वे सब ओडिपस ग्रंथि के अंतर्गत ही आते हैं। यह संबंध और भी अधिक उलझन भरे हो सकते हैं। फिर यह ग्रंथि कम या अधिक परिवर्तित हो सकती है या यह अपरिवर्तित हो सकती है, पर यह बालक के मानसिक जीवन में एक नियमित और बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसके प्रभाव और इससे पैदा होने वाली अन्य घटनाओं का महत्व जितना अधिक समझा जाए उतना ही थोड़ा है। इसके अलावा जनक बहुत बार स्वयं बच्चों को ऑडिपस ग्रंथि से प्रतिक्रिया करने के लिए उद्दीपित करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिंग भेद के अनुसार प्रायः उन्हें पसंद या नापसंद करते हैं, अर्थात पिता पुत्री को और माता पुत्र को पसंद करती है। यह जहां पति पत्नी का प्रेम शिथिल हो जाता है वहां संतान को प्रेम के उस आलम्बन का स्थानापन्न बना लिया जाता है।
जिसका आकर्षण खत्म हो गया हो। यह नहीं कहा जा सकता कि ओडिपस ग्रंथि की खोज के लिए संसार ने मनोविश्लेषण संबंधी गवेषणा के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट की है। इसके विपरीत इस विचार से बड़ी उम्र के लोगों में बड़ा उग्र विरोध पैदा हुआ है, जिन्होंने सब जगह निषिद्ध और घृणित माने जाने वाले भावों के अस्तित्व का खंडन करने में अपनी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने बाद में ऐसी अप्रासंगिक निर्वचन पेश करके उसकी कमी पूरी कर दी, जिनसे ओडिपस ग्रंथि का महत्व खत्म हो जाए। मेरा अपना यह अटल विश्वास है कि इसमें ना तो कोई खंडन करने योग्य बात है और ना प्रसन्न होने की बात है। हमें उन तथ्यों से अपने मन की संगति बैठा लेनी चाहिए जिनमें यूनानी पौराणिक कथा को अटल नियति का हाथ दिखलाई देता था। फिर यह कितनी मनोरंजक बात है कि ओडिपस ग्रंथि, जिसको वास्तविक जीवन से दूर कर दिया गया है और उपन्यासों में पहुंचा दिया गया है, उनमें अपने पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गई है। प्रोफेसर रैंक ने इस आधार पर सावधानी से अध्ययन करके यह दिखलाया है कि किस तरह इसी ग्रंथि से नाटकीय काव्य को असंख्य रूप भेदों और छिपे हुए रूपों में संक्षेप में कहा जाए तो उसी तरह विपर्यस्त किए होकर जिस तरह स्वप्न सेंसरशिप के कार्य हम देख आए हैं, बड़ी मात्रा में प्रिय भाव प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार हम उन स्वप्न दृष्टाओं में ओडिपस ग्रंथि तलाश कर सकते हैं जो सौभाग्यवश बाद के जीवन में अपने माता पिता के साथ संघर्ष से बचे रहे हैं। स्वप्नों में अति प्राचीन और शास्त्रीय विशेषताएं हैं और इससे घनिष्ठ संबंध रखने वाली वह ग्रंथि दिखाई देती है जिसे बधियाकरण ग्रंथि कहते हैं, अर्थात मैथुन संबंधी मामलों के क्षेत्र में डराए जाने की प्रतिक्रिया या शुरू की शास्त्रीय यौन एक चेष्टा की उस रुकावट की प्रतिक्रिया जो पिता द्वारा लगाई गई कही जाती है। अब तक हमने जो बातें निश्चित रूप से जान ली हैं, उनसे बालक के मानसिक जीवन का अध्ययन करने में हमें मदद मिलती है और अब हम इसी तरह स्वप्नों में दिखाई देने वाली दूसरे प्रकार की प्रतिसिद्ध इच्छाओं अर्थात बहुत अधिक कामुक इच्छाओं उद्भव की व्याख्या करने की आशा कर सकते हैं। इसलिए हमें बालक के यौन जीवन के परिवर्तन का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें हमें विभिन्न स्थानों से उन तथ्यों की जानकारी मिलती है। प्रथम तो यह सब निराधार कल्पना है कि बालक का यौन जीवन नहीं होता और उसमें यौन भावना सबसे पहले तरुणावस्था में दिखाई देती है, जब उसकी जननेंद्रियां परिपक्व अवस्था में आ जाती है। इसके विपरीत उसका शुरू से एक यौन जीवन होता है जो वस्तु की दृष्टि से समृद्ध होता है, यद्यपि यह अनेक बातों में उस यौन जीवन से भिन्न होता है जो बाद में प्रकृत या सामान्य माना जाता है। वयस्क के जीवन में जिन्हें काम विकृतियां कहते हैं, उनमें और प्रकृत या सामान्य यौन जीवन में इन दृष्टियों से अंतर होता है। काम विकृति से स्पीसीज के भेद अर्थात मनुष्य और पशु के बीच अंतर को भुला दिया जाता है। दूसरा, इसमें व्यक्ति द्वारा लगाई गई रुकावटों को महसूस नहीं किया जाता। तीसरा, निषिद्ध संभोग की रुकावट नजदीकी रक्त संबंधियों से यौन परितुष्टि करने का निषेध को पार कर लिया जाता है। चौथा, सममैथुन अर्थात समान लिंग वाले व्यक्ति से यौन परितुष्टि की जाती है। और पांचवा, जननेंद्रियों द्वारा किया जाने वाला कार्य शरीर के अन्य अंगों और विभिन्न क्षेत्रों से कर दिया जाता है। ये सब रुकावटें शुरू से ही मौजूद नहीं होती, बल्कि परिवर्तन और शिक्षा के समय थोड़ी थोड़ी करके बनती हैं। छोटे बच्चे में ये नहीं होती, उसे मनुष्य और पशु में बहुत भारी अंतर नहीं दिखता। मनुष्य जिस दर से अपने आप को दूसरे पशुओं से अलग करता है, वह उसमें बाद में उदय होता है। उसे जीवन के आरंभ में टट्टी या पाखाने से कोई विरक्ति नहीं होती। वह इसे शिक्षा के प्रभाव से धीरे धीरे सीखता है। वह लिंगों के अंतर को कोई खास महत्व नहीं देता। असल में तो वह यह समझता है कि दोनों में जननेंद्रियों का निर्माण एक ही तरह होता है। वह अपनी प्रारंभिक यौन इच्छाओं और अपनी उत्सुकता को अपने निकटतम लोगों या उन व्यक्तियों के प्रति ही प्रकट करता है जो अन्य कारणों से उसके विशेष प्रिय हैं, उसके माता पिता, भाई बहन या धाय। और अंत में हम उसमें यह विशेष बात देखते हैं जो बाद में किसी प्रेम संबंध के प्रबल होने पर उसमें फिर दिखाई देती, अर्थात वह अपनी परितुष्टि के लिए यौन अंगों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जान जाता है कि शरीर के बहुत से अन्य अंग भागों में भी कैसी संवेदकता है और उनसे भी वैसा सुखदायक संवेदन मिल सकता है और उनसे वह जननेंद्रिय
का कार्य लेता है, तो यह कहा जा सकता है कि बालक में बहुरूपी काम विकृति होती है, और यदि उसमें इन सब आवेगों के रेस ही मिलते हैं तो भी उसका एक और तो यह कारण है कि उस समय वे उस रूप से कम तीव्र में रूप में होते हैं जो वे बाद के जीवन में हासिल कर लेते हैं। और दूसरी ओर शिक्षा बालक की सब और यौन अभिव्यक्तियों को तुरंत और प्रबलता से अवरुद्ध कर देती है, अर्थात दबा देती है। इस अवरोध को एक सिद्धांत का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि बड़ी आयु के लोग इनमें से कुछ अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं और कुछ का गलत अर्थ लगाकर भी उन्हें उनके यौन स्वरूप से वंचित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अंत में सारी बात का पूरी तरह निषेध किया जाता है। वे प्राय वही लोग होते हैं जो पहले छोटे बच्चों की यौन नटखटपन की निंदा करते हैं, उसके बाद अपने घर बैठकर उन्हीं बच्चों की यौन शुद्धता का जोर शोर से मंडन करते हैं। जब बच्चों को आजाद छोड़ दिया जाता है या जब उन्हें इस ओर बहकाया जाए तब उन्हें काफी मात्रा में विकृत यौन व्यापार दिखाई पड़ते हैं। बड़े लोगों को इसे बहुत गंभीरता से ग्रहण न करना और इसे बच्चों का खेल समझना ठीक है, क्योंकि बच्चों को बड़ों को और पूरी तरह जिम्मेदार लोगों के नैतिक नियमों से नहीं नापा जा सकता। तो भी ये चीजें होती अवश्य हैं और इस रूप में उनका महत्व भी है। उनसे जन्मजात शारीरिक प्रवृत्तियों का पता चलता है और उनसे बाद में होने वाले परिवर्तन उत्पन्न और पोषित होते हैं। उनसे हमें बच्चों के यौन जीवन का अंतर्दर्शन होता है और इस तरह हमारी सारी मानव जाति की यौन जीवन का अंतर्दर्शन होता है। इसलिए यदि हमें अपने सपनों के विपर्यासों के पीछे ये सब विकृत इच्छाएं दिखाई देती हैं, तो इसका यही अर्थ है कि इस बात में भी स्वप्न पूरी तरह प्रतिगामी होकर शैशवी अवस्था में आ गए हैं। इन निषिद्ध इच्छाओं में भी विशेष महत्व निषिद्ध संभोग की इच्छाओं अर्थात उन इच्छाओं को देना चाहिए जो माता पिता या भाई बहनों के साथ मैथुन करने की दिशा में होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य समाज ऐसे मैथुन को कितनी घृणा की दृष्टि से देखता है। यह कम से कम घृणा की दृष्टि से देखने का दिखावा करता है और उसको रोकने पर कितना बल दिया जाता है। निषिद्ध संभोग की इस भयंकरता का कारण बताने के बड़े अजीबोगरीब यत्न किए गए। कुछ लोगों ने यह मान लिया कि प्रकृति ने स्पीसीज को कायम रखने के लिए मन में स्वयं ये प्रतिषेध की भावना पैदा करके एक व्यवस्था कर दी, क्योंकि अंतर भिजनन अर्थात निकट संबंधियों में विवाह से मूल वंश का ह्रास हो जाएगा। कुछ लोगों ने इस बात पर बल दिया कि बिल्कुल बचपन से बहुत अधिक निकटता के कारण उन व्यक्तियों के प्रति यौन इच्छा दूर हो गई, परंतु उन दोनों अवस्थाओं में निषिद्ध संभोग से आप अपनी रक्षा हो जाती है और हमें सख्त निषेध लागू करने की आवश्यकता समझ में नहीं आती, जिनसे प्रबल इच्छा का संकेत मिलता है। मनोविश्लेषण के अनुसंधानों ने बिल्कुल निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है कि असल में निषिद्ध प्रेम की इच्छा सबसे पहले होती है और यह इच्छा सदा होती है और इसके प्रति विरोध बाद में ही दिखाई देता है और इस विरोध का कारण उस व्यक्ति के मनोविज्ञान में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बाल मनोविज्ञान पर विचार करने से सपनों को समझने के विषय में जो परिणाम निकले हैं उनका सारांश यह है कि हमें पता चला है कि भूले हुए बाल्यकाल के अनुभवों की सामग्री न केवल स्वप्न की पहुंच में होती बल्कि बालक का मानसिक जीवन उसकी सब विशेषताओं और उसके अहंकार निषिद्ध संभोग के लिए उसके वस्तु चुनाव को साथ लिए उसमें बना रहता है। और इसीलिए वह अचेतन में कायम रहता है और कि हमारे स्वप्न हर रात हमें इस बचपन की अवस्था में लौटा ले जाते हैं। इस कथन से इस विश्वास की पुष्टि होती है कि अचेतन शैशवी मानसिक जीवन ही है और इससे यह आपत्ति योग्य भावना है कि मनुष्य की प्रकृति में इतनी दुष्टता और बुराई दिखाई देती है कुछ कम हो जाती है, क्योंकि यह भयंकर दुष्टता और बुराई सिर्फ वही चीज है जो मानसिक जीवन में मूल आदिकालीन और बचपन का अंश है, जो हमें बच्चों में कार्य करता दिखाई देता है, जिसकी हम अब इसीलिए उपेक्षा कर देते हैं कि वह इतने छोटे पैमाने पर
होता है और अंततः इसलिए उपेक्षा कर देते हैं कि हम बच्चों में आचार संबंधी ऊंचे मानदंड की आशा नहीं करते। इस बचपन की अवस्था में लौटकर हमारे स्वप्न हमारी बुराई और दुष्टता को बाहर लाते हुए दिखलाई देते हैं, पर यह दिखलावा धोखे में डालने वाला है। हालांकि हम इससे भयभीत हो गए हैं। हम इतने बुरे नहीं हैं जितने स्वप्न के निर्वचन के कारण मालूम होने लगते हैं। यदि हमारे स्वप्नों के दुष्ट आवेग सिर्फ बचपन के या शैशवीर हैं, यदि हमारे आचार संबंधी परिवर्तन का शुरू का रूप है, यदि स्वप्न हमें विचार और भावना में बालक बनाने का कार्य मात्र करता है, तो इन बुरे सपनों पर शर्मिंदा होना तर्क संगत नहीं, परंतु तर्क करने की योग्यता हमारे मानसिक जीवन का सिर्फ एक अंश है। इसके अलावा उसमें और बहुत कुछ है जो तर्क संगत नहीं, और होता यह है कि तर्क संगत ना होते हुए भी ऐसे स्वप्नों पर शर्मिंदा होते हैं। हम इन पर स्वप्न सेंसरशिप की क्रिया करते हैं, और जब उनमें से कोई इच्छा अपवाद रूप से ऐसे स्पष्ट रूप से हमारी चेतना में घुस आती है कि हम उसे पहचान जाते हैं, तब हमें शर्म और गुस्सा महसूस होता है। हाँ, हम कभी कभी किसी विपर्यास स्वप्न पर ठीक उसी तरह शर्मिंदा होते हैं जैसे हम इसे सचमुच कर समझते थे। जरा उस सम्मानित बुजुर्ग महिला के प्रेम सेवा विषयक स्वप्न पर उसकी परेशानी भरी बात पर गौर कीजिए। यद्यपि उसका अर्थ उसके सामने कभी पेश नहीं किया गया, इस प्रकार समस्या अभी हल नहीं हुई, और अब भी यह संभव है कि यदि हम स्वप्नों में बुराई के इस प्रश्न पर और आगे विचार करें तो किसी और निष्कर्ष पर तथा मनुष्य स्वभाव के किसी और अंदाजे पर पहुंच जाए। अपनी सारी जांच पड़ताल से हम दो परिणामों पर पहुंचे, पर इनसे नई समस्याओं और नए संदेहों के शुरू होने का ही संकेत मिलता है। प्रथम, स्वप्नों में प्रतिगमन सिर्फ रूप का नहीं होता, बल्कि अंत सार का भी होता है। यह हमारे विचारों का अभिव्यक्ति के आदिम रूप में अनुवाद ही नहीं कर देता, बल्कि हमारे आदिमकालीन मानसिक जीवन की विशेषताओं, अहंकार की पुरानी प्रधानता तथा हमारे यौन जीवन के आरंभिक आवेगों को भी फिर जगा देता है, और हमें हमारे बौद्धिक विचार भी प्राप्त करा देता है, बशर्ते हम प्रतीकात्मकता की इस प्रकार धारणा बना सकें। और दूसरे, ये सब पुरानी शैशवीर विशेषताएं जो कभी प्रधान और एकमात्र प्रधान थी, आज अचेतन में चली गई माननी होगी। हमें उसके बारे में अपने विचारों को बदलना और बढ़ाना होगा। अब अचेतन शब्द सिर्फ उसका वाचक नहीं जो अस्थायी रूप से अर्थात कुछ समय के लिए गुप्त है। अचेतन एक विशेष प्रदेश है जिसकी अपनी अलग इच्छाएं और अभिव्यक्ति की अलग रीतियां हैं, और विशेष मानसिक तंत्र और प्रक्रियाएं हैं जो और जगह काम नहीं करती, परंतु हमारे निर्वचन से प्रकट होने वाले गुप्त विचार इस प्रदेश के निवासी नहीं होते। वे तो उस तरह के विचारों जैसे होते हैं जो जागृत जीवन में भी हमारे अंदर रहते हैं, और फिर भी वे अचेतन हैं। इस विरोधाभास का परिहार कैसे किया जाए, हमें यह अनुभव कैसे होने लगता है, यह हमें विवेक से काम लेना होगा। एक चीज जो हमारे चेतन जीवन में उत्पन्न होती है और जिसमें इसकी विशेषताएं होती हैं, हम इसे पिछले दिन का अवशेष कहते हैं। अचेतन प्रदेश की एक वस्तु से मिलकर स्वप्न का निर्माण करती है, और दो प्रदेशों के बीच में ही स्वप्न तब पूरा हो जाता है। इस अवशेष पर अचेतन के प्रभाव का आघात होना ही संभाव्य प्रतिगमन के लिए अनिवार्य शर्त है। मन के अन्य क्षेत्रों की खोज करने से पहले तक हमारे लिए स्वप्नों की प्रकृति के बारे में अधिक गहरी जा सकने वाली अंतर्दृष्टि यही है। पसीगृही गुप्त स्वप्न विचारों के अचेतन स्वरूप को दूसरा नाम देना होगा, ताकि इसका उस अचेतन सामग्री से विभेद किया जा सके जो शैशवीर क्षेत्र में आती है। हम निसंदेह यह भी पूछ सकते हैं, सोते हुए हमारे मानसिक व्यापार को ऐसे प्रतिगमन पर जबरदस्ती कौन पहुंचाता है? नींद को बिगाड़ने वाले मानसिक उद्दीपनों पर बिना इसके क्यों विचार नहीं किया जा सकता? और यदि स्वप्न सेंसरशिप के कारण मानसिक व्यापार को अपने आप को पुराने और अब समझ में न आने वाले अभिव्यक्ति रूपों में छिपाना पड़ता है, तो उन पुराने आवेगों, इच्छाओं और विशेषताओं को जो अब दबाई जा चुकी है, पुनः जिंदा करने का क्या उद्देश्य है? संक्षेप में, रूप और अंतर संसार में प्रतिगमन का क्या लाभ है? इसका एकमात्र संतोषजनक उत्तर यह होगा कि स्वप्नों के बन सकने का यह एक संभव तरीका है। गतिकीय दृष्टि से विचार करें तो स्वप्न को जन्म देने वाले उद्दीपन से और किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता, पर यह ऐसा उत्तर है जिसे उचित सिद्ध करने के लिए इस समय हमारे पास
कोई युक्ति नहीं है। थैंक यू।